आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां नल लगा के पाइपलाइन बिछा के नल का पानी ना दें। ये हैंडपंप की खटर खटर बंद करेंगे परमानेंट। 3 साल में आपके गांव इजगिरी में कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवा दिए जाएंगे। उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सरकार तो पक्की हो गई, जनता भी नई सरकार के प्रति आश्वस्त है, लेकिन पिछले 8 महीनों में हुई राजनीतिक अदलाबंदी ने नेतागिरी की बेचैनी बढ़ाकर रख दी है और पार्टी संगठन का गणित भी उलझ कर रह गया है। बात करें सत्ताधारी दल बीजेपी की, तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को कमान संभाले करीब साल भर होने को आया है। वे पुरानी टीम से ही काम चला रहे हैं, उनकी नई टीम के गठन पर माथापच्ची जारी है। इसका असर सरकार की टीम पर भी देखा गया। उपचुनाव के पहले मंत्रिमंडल में देरी हुई, यही उलझन उपचुनाव के बाद भी बनी हुई है। महीने भर से ज्यादा हो गया है, मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला नहीं हो सका है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के 3 दौरे कर चुके हैं। 26 तारीख को एक बार फिर सिंधिया भोपाल आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जिस प्रकार मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से होती रहती है, उसी क्रम में आदरणीय सिंधिया जी की मुलाकात भी, भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, तो अलग से मुलाकात होकर उसके अलग से परिणाम कुछ आने वाले हैं। ये मुलाकात अलग है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, और उसी तौर पर देखना चाहिए। ये कांग्रेस की तर्ज पर सिंधिया जी को देखा जाना बंद करना चाहिए। उधर सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस को जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन वो भी अपने घर के झंझावात से नहीं उबर पाई है। पार्टी में अनिर्णय की स्थिति बरकरार है। उपचुनाव के बाद न संगठन में बड़ा फेरबदल हो सका और न ही नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर निर्णय हुआ। शायद अब साल के जाते जाते 27 तारीख की बैठक में कोई ऐलान हो जाए। मैं असल में इस दौड़ से अलग हट गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे कोई बनने नहीं देगा बड़े नेता, इसलिए अपन अलग करके अपन कार्य प्रणाली अपनी ऐसी कि अपन अपना काम चला लेते हैं। कांग्रेस के हित में जितना होता है अपन कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कमलनाथ जी 2 में से एक पद रखेंगे और एक किसी और को। अब वो नेता प्रतिपक्ष रखते हैं या प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं, ये उनका निर्णय है। 2020 प्रदेश की सियासत के लिए बेहद उथल पुथल बना रहा। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो राजनीति के इतिहास में अमर हो गई। एक दूसरे के किलों में सेंध लगाने की पार्टियों की कोशिश से उठा सियासी बवंडर भले ही अब शांत नजर आ रहा हो, लेकिन पार्टियों के अंदर की खलबली अभी थमती नजर नहीं आती। 2020 में एमपी की सियासत में आए भूकंप का आफ्टर इफेक्ट 2021 में भी पार्टियों के अंदर जरूर महसूस होता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 20 में उलझा गणित 21 में सुलझेगा। ये सवाल तो एक तरह से पूरी दुनिया के सामने है पेंडेमिक कोरोना को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश के सामने भी पेंडेमिक कोरोना के साथ मार्च 2020 में कई बड़े सवाल खड़े हुए, जिनमें से कुछ का उत्तर करीब करीब 1 महीने बाद 15 दिन बाद मिला और सरकार परिवर्तन हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एक जंग चली जिसका उत्तर नवंबर में मिला और बीजेपी को पूर्ण स्थायित्व के साथ सरकार चलाने का जनादेश इस उपचुनाव में 28 सीटों से मिला और कुछ सीटों पर 9 सीटों पर कांग्रेस को भी लोगों ने निराश नहीं किया और उसको भी कहा कि आप अपनी विपक्ष की भूमिका ताकत से चलाइए। लेकिन दोनों ही पार्टियों में इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो परिवर्तन होने हैं, उन परिवर्तनों को लेकर कुछ परिस्थितियों की वजह से और कुछ चिंता की वजह से और कहीं इसका नकारात्मक असर न हो, इसकी वजह से भी चीज़ें दोनों ही पार्टियों में अटकी रही। बीजेपी में हालांकि कांग्रेस की तुलना में तेज गति से चीज़ें चलीं, लेकिन फिर भी वहाँ भी अभी हम देख रहे हैं कि एक तो अध्यक्ष, विधानसभा में अध्यक्ष का मसला उलझा हुआ है और दूसरी बात ये भी है, ये भी देखा जाता है कि कार्यकारिणी तो ये समझा जा रहा है कि 1-2 दिन में आ ही जाएगी, लेकिन जिस तेज़ी से फैसले होने थे, क्योंकि 2023 अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम 2021 के मुहाने पर खड़े हैं और ये तय मानिए कि अब कब आप 2023 के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे अरे चुनाव फिर आ गए, क्योंकि चुनाव अब निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और निरंतर लोकतंत्र में चुनाव चलते रहते हैं।
आज एक बार फिर इस पर बात करेंगे कि क्यों दोनों ही पार्टियां बहुत तेज़ी से परिवर्तन करके अपनी आगे की रणनीति में नहीं पूरी ताकत से जुटती हुई दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, बीजेपी आगे रही, लेकिन फिर भी जैसी अपेक्षा थी वैसा नज़र नहीं आया। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। सुशील शर्मा जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं योगेश यादव जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बहुत स्वागत करता हूं योगेश यादव जी। और बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सुशील जी, किस तरह देखते हैं आप दोनों ही पार्टियों की जो तैयारी जिस तरह से होनी चाहिए थी? बीजेपी ने अपनी बैठकें शुरू कर दी, प्रशिक्षण वर्ग हो गए, बड़े नेता पहुंच गए, लेकिन संगठनात्मक विस्तार और मंत्रिमंडल का विस्तार और उसी के साथ विधानसभा में अध्यक्ष को लेकर बीजेपी भी इत्मीनान में तो मैं नहीं कहूँगा कि रही, लेकिन जो समीकरण थे, जैसे विंध्य का गणित अध्यक्ष को रोक रहा है विधानसभा में, मंत्रिमंडल विस्तार का गणित महत्वाकांक्षाओं की वजह से अटक रहा है, जबकि 2 को तो आना ही है। और इस तरह से कांग्रेस में भी आप देखें तो चीज़ें ऐसा लगता है जैसे स्टैंड स्टिल है। कांग्रेस का तो समझ में आता है, बीजेपी के लिए क्या वजह? ओवरऑल आप दोनों पार्टियों में कैसे देखते हैं इसको? ये देखिए शरद जी, कांग्रेस का तो जहाँ तक सवाल है, जब तक दिल्ली मजबूत नहीं होगा, अभी दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। एक बार वहाँ से मजबूती मिलना शुरू होगी तो कांग्रेस यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी। एक प्रभारी मिल चुके हैं मुकुल वासनिक के रूप में, तो उन्होंने जो यहाँ पर काम करना है संगठन को लेकर, वो उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि सीमित पद हैं, चाहे वो मंत्रियों में हो चाहे संगठन में हो, और असीमित दावेदार हैं, और उसमें भी इस वक्त गुटों में बटे हुए लोग हैं। तो स्वाभाविक है बीजेपी ने ऐसी परिस्थितियों का सामने पहले कभी नहीं किया है। एक कांग्रेस का बड़ा धड़ा जो है पूरा मर्ज हुआ है बीजेपी में, तो उनको कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, आपने सरकार बनाना था तो आपने तत्काल जो है अनुबंध आधारित सारे काम कर लिए, लेकिन अब चूंकि वो मर्ज हो चुके हैं तो अब बीजेपी अपनी भी ताकत, जो बीजेपी का मूल स्वरूप है या मूल प्रवृत्ति है, वो उस आधार पे काम करना चाहती है। तो आप देखिए कि लगातार जो है सिंधिया कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सिंधिया के 2 सबसे प्रबल समर्थक जो हैं इस वक्त पूर्व मंत्री के उसमें अभी तक बने हुए हैं। यदि यही कांग्रेस में होता हाल तो मुझे लगता है सिंधिया जी बवाल मचा चुके होते, सड़क पे उतरने जैसे डायलॉग शुरू हो चुके होते। लेकिन सिंधिया भी संगठन को समझ रहे हैं, बीजेपी को किस तरीके से यहाँ पर काम हो सकता है। कुल मिला के बीजेपी जो है इस वक्त जो है सिंधिया को हो सकता है कि इंतजार करा के ये ना लगे जनता में और पार्टी में ये मैसेज ना जाए कि सिंधिया के दबाव में काम हो रहे हैं, इसलिए जो है उसको टाला भी जा रहा है। जी रजनीश जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी एक ऐसी पार्टी ज़रूर है जो समभाव की दृष्टि रखने का दावा भी करती है, और कई मौके ऐसे भी हैं कि मैं ये कहूँगा कि दावों से आगे निकलकर उसने ये बताया भी है कि हमारे यहाँ पार्टी संगठन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है और ना किसी का दबाव है। क्या कहेंगे? देखिए, दावे, प्रतिदावे, प्रतिक्रिया, आरोप, इन सब से ऊपर उठकर राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्णय क्या हैं, मुझे लगता है उसके आधार पर आकलन करें तो बेहतर होगा। और पिछले मार्च से लेकर अब तक सरकार के निर्णय और संगठन के निर्णय सबके सामने हैं, गतिविधियां सबके सामने हैं, जो किया है वो सबके सामने है। तो कहीं दबाव या कहीं प्रभाव या किसी को लेकर अभाव आपको कहीं नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने लगभग 1100 मंडल में जिस पद्धति के साथ में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कर रही है वो अपने आप में अनूठा है। मेरा तो कहना है कि कई जो संगठन के जानकार, पत्रकार, विश्लेषक हैं उनको जरूर जाके देखना चाहिए कि बूथ का नेतृत्वकर्ता किस प्रकार से एक पद्धति को अपनाकर, एक कार्यशैली को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग जो 10 सत्रों का है किस प्रकार आयोजित कर रहा है, क्या वहां सिखाया जा रहा है, ये आगे किस प्रकार से परिणति में बदलने वाला है, उसका विकास किस प्रकार, उसका निर्माण किस प्रकार होने वाला। वहीं सरकार की योजनाएं, सीधे खातों में पैसा डाला जाना, विकास की सभी योजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जाना, सीमित संसाधनों के बावजूद भी, सीमित राजस्व के बावजूद भी, कोरोना काल की भीषण संकट के बावजूद भी कैसे निकल के रफ्तार को बनाने की कोशिश की रजनीश जी, हमारा मसला संगठनात्मक और राजनीतिक जो विषय हैं उनकी तरफ है। ये मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा इससे कि वेलफेयर स्कीम्स पर तेजी से काम शुरू हुआ, आपके प्रशिक्षण वर्ग सतत रूप से चल रहे हैं, लेकिन हमारी रुचि इसमें भी है कि रजनीश जी का दायित्व क्या होगा
और होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। संगठन उस पर विचार कर रहा होगा और भी आपके जैसे जो युवा ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं उन पर भी दृष्टि पड़नी चाहिए। इसी तरह मंत्रिमंडल के जो आकांक्षी हैं उनकी आकांक्षाएं जिस मात्रा में जिस रूप में पूरी हो सकती हैं वो भी पूरी होनी चाहिए और होंगी भी। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मसले पर भी जल्दी निर्णय हो जाए। प्रोटेम स्पीकर एक कार्यवाहक व्यवस्था है, बहुत लंबा उपयोग, सभी जानते हैं संवैधानिक व्यवस्था में क्या है। हमारा इन पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। जी रजनी जी। नहीं देखिए, ये हमारा सोच हो सकता है कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी होना चाहिए था, लेकिन संगठन के नेतृत्वकर्ता जानते समझते हैं कि किस प्रकार उनको प्रदेश की कार्य समिति की घोषणा करना है, कब बनाना है, कब गठन करना है। उसके आगे के पीछे के तमाम प्रकार से समग्र विचार करके, सामूहिक चिंतन करके, कई लोगों के साथ में बातचीत लगातार हुई है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी वो पक्ष देखते हुए हम समय तय नहीं कर सकते, संगठन का नेतृत्व वो तय कर रहे हैं, इसलिए तय उनको करना होता है और उसी आधार पर मंत्रिमंडल में बाकी सदस्यों के शपथ कब होगी ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। लेकिन बाकी सब लोगों से चर्चा होकर, बाकी जो और अभ्यर्थी हैं उनसे भी चर्चा होकर, बाकी केंद्रीय नेतृत्व का परामर्श, ये सब पक्ष रहते हैं। पर उसके कारण कोई दिक्कत, परेशानी, बाधा जनता या संगठन या प्रशासन में आ रही हो तो जरूर सवाल खड़े हों, लेकिन ना गवर्नेंस को लेकर और ना ही संगठन के कामकाज को लेकर कहीं कोई बाधा है। बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग जब गली क्रिकेट खेलते थे और हमें ये लगता था कि हमारा बॉलिंग कैप्टन हम पर अच्छा भरोसा करता है तो हमेशा ये लगता था कि बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। अब तो बुलाना चाहिए था इनको कि लो शरद जी ये बॉल पकड़ो और बढ़िया बिल्कुल। तो इस समय दो ऐसे गेंदबाज तो हैं बीजेपी में, तुलसी सिलावट जी और गोविंद सिंह राजपूत जी, जिनको ये तो मालूम है कि देर नहीं होगी, समय आएगा, लेकिन उनको लग रहा है कि जल्दी आ जाए तो स्वाभाविक है, मनुष्य की जिज्ञासा है। लेकिन आपने कहा है, बात सही है, मुख्यमंत्री का अधिकार है, संगठन का अधिकार है, पूरा होगा। योगेश जी आप ही की बात हम पहले करेंगे और सुनेंगे आपकी बात कि बीजेपी का विषय तो एक बीजेपी का विषय है और उस पर टिप्पणी के लिए हमारे साथी हैं ही। आपके यहाँ भी अब बड़े परिवर्तनों के मुहाने पर आप खड़े हैं और अभी एक दिन पहले भी हमने इस पर बात की है कि कमलनाथ जी को दिल्ली बुला रही है या कमलनाथ जी खुद चाहते हैं कि अब वो दिल्ली की तरफ ही रुख करें। एक पद की बात की जा रही है तो हो सकता है कि एक पद वो ज़रूर रखना चाहेंगे, लेकिन एक पद भी शायद ऐसा रखें वो अपने पास की प्रदेश अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं कि उसमें उनको दिल्ली से गाहे बगाहे आना पड़े और फिर 2022 से अंत से वो अपनी भूमिका तेज कर सकते हैं। बहरहाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का हमेशा इस ढंग का दृष्टिकोण रहा है कि हम हमेशा प्रयोगवादी रहे और सकारात्मक स्थितियों में कभी भी हार को हमने निराशा में नहीं लिया है या हताशा के अंतर्गत नहीं गए। निश्चय ही कुछ परिणाम आए हैं तो वो चिंतन और आत्मचिंतन के परिणाम हैं और निश्चय ही मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन जो आवश्यक हैं, बुनियादी परिवर्तन, उसको लागू किया जाना चाहिए और प्रजातांत्रिक किसी पार्टी के लिए ये बहुत आवश्यक भी होता है और इस हेतु कवायद जारी है मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। अभी हम लोगों का एक नया आने वाले नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव में युवाओं को अच्छा मौका देने की संभावना है, उस हेतु भी कार्य किया जा रहा है और आपने देखा भी होगा कि इस हेतु घोषणा की जा चुकी है जिला अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को, इस हेतु अनुशंसा हेतु हम ज़्यादा अधिकार प्रदान कर रहे हैं। तो निश्चय जी कांग्रेस के लिए, अब देखिए शरद जी, कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे द्वारा रोपित किए गए पौधे जो वृक्ष बनकर जा रहे थे, अब हम सोच रहे थे कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता या जनता के लिए फलदायी वृक्ष बने, अब वो बीजेपी में चले गए, अब वहाँ वो खरपतवार बनते हैं या फलदायी बनते हैं, ये तो वक्त के गर्भ में सब छुपा हुआ है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पर ये टिप्पणी करना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से हमें ये महसूस हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि खरपतवार इधर आ गई है। खरपतवार का सिग्नल इस बात से मिल रहा है कि चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो, उनको अभी तक मंत्रिमंडल में ना लिया जाना, इस मैटर को आगे शिथिल करते करते आगे बढ़ाते हुए और संगठनात्मक तौर पर, जैसा अभी आप कह रहे थे, निश्चय ही रजनीश अग्रवाल जी जैसे समर्पित और अन्य कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के सामने भी एक चुनौती खड़ी हो गई है, इंदौर में खड़ी हो गई है कि भाई अभी आयातित, कांग्रेस से आयातित ज्योतिराज सिंधिया जी की एक राजनीतिक स्टाइल होती है
उस स्टाइल के अंतर्गत उन्होंने कहा मेरे लोग, मेरे व्यक्ति, मेरे पदाधिकारी। तो ये जो मेरे का था, अब कांग्रेस की सहनशीलता और कांग्रेस की व्यापकता और कांग्रेस का समंदर होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कितना चल पाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना सहन कर पाएंगे, क्या कैडरवेस पार्टी या वही कांग्रेस के नेचर पर सिंधिया जी की लिस्ट जो बार बार दबाव बनाने के लिए वो वापस आते हैं मध्य प्रदेश में। अब ये भले ही कहें कि भाई वो तो एक राजनीतिक तौर पर हम आपसी बातचीत के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से स्पष्ट नज़र आता है कि वो शिवराज सिंह जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की वही जो रणनीति उनकी कांग्रेस के दौरान रही है उसको रिपीट कर रहे हैं। और अभी जो उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं उनके लोग, जैसे अभी परिवहन विभाग का मैटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर आया है, ऐसे बहुत सारे में, तो हम जहाँ हैं उस स्थिति से हमारा 1 2 3 4 शुरू हो रहा है, लेकिन जिन्होंने 10 अंक को, गणित को 10 अंक को जिन्होंने स्थापित कर लिया, उनको अंकों को संभालना कठिन होगा। ये चुनौती को हम 2021 में ज़रूर देखेंगे। चलिए, तो कांग्रेस बीजेपी में चुनौतियां देख रही है, खरपतवार देख रही है, और उसको उम्मीद है कि ये खरपतवार जो हैं बीजेपी के लिए समस्या बनेंगे। और वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि खरपतवार यानी ज़्यादा दिन रख नहीं पाएगी बीजेपी, और बीजेपी को उखाड़ना पड़ेगा। लेकिन उम्मीदों के सहारे राजनीति नहीं चलती है, योगेश जी भी जानते हैं इन चीज़ों को। और लेकिन ये मॉडल एक चैलेंज तो है निश्चित तौर पर, और अभी मार्च से लेकर अभी तक 6 महीने का समय भी आप कह सकते हैं हुआ है, हो तो आगे निश्चित तौर पर इस पर निगाह तो हमें रखनी पड़ेगी। सुशील जी, आप कितना इत्तेफाक करते हैं इन आरोपों से जो कांग्रेस की तरफ से आते हैं, और अभी योगेश जी ने बहुत प्रेम से निशाना साधा है कि खरपतवार बताते हुए, क्या लगता है आपको पहले जितनी तेज़ी से सारी प्रक्रिया शुरू हुई बीजेपी में जो कांग्रेस से आए साथी थे, क्या बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है, हालांकि रजनीश जी कह रहे हैं ना दबाव है, ना प्रभाव है, ना अभाव है, लेकिन क्या आपको लगता है कि डिले तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा कोई बहुत डिले नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन फिर भी तुलसी जी या गोविंद जी को अभी तक कैबिनेट में न लेने के पीछे क्या कारण आप देखते हैं? क्योंकि 28 लोग हैं, 2 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 34 कुल संख्या नज़र आती है, 2 की और जगह बचेगी, फिर 1-2 लोग चुनाव के समय एडजस्ट किए जाएंगे, हटाए भी जा सकते हैं, लिए भी जा सकते हैं, तो आखिर जो काम करना है शुभस्य शीघ्र। नहीं, देखिए, बीजेपी की अपनी एक जो है कार्यप्रणाली है, वो जिस तरीके से काम करती है, और चूंकि इतना बड़ा धड़ा बीजेपी में आया है तो वो कांग्रेस की प्रवृत्तियां लेके बीजेपी में ना आए, उन प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं बाहर करने की कोशिश, ये जो थकाऊ जो लंबे समय तक खींचने की कवायद है, वो देखिए, पहले क्या था, सब कुछ इसलिए उन लोगों को मिल गया, सब जो मांगा उनको मिला, क्योंकि वो परिस्थिति जन्य था, सरकार बनाना था, चुनाव मैदान में उतरना था, वो सब अनुबंध आधारित था। लेकिन ये अनुबंध आधारित नहीं है। इसमें बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि पार्टी को ये लोग समझे और पार्टी सर्वोपरि है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, बहुत स्पष्ट बात देखिए, सीमित पद हैं, चाहे मंत्रिमंडल में हो चाहे संगठन में है। कांग्रेस जैसी जंबो कार्यकारिणी नहीं बन सकती जो चुनाव के समय सबको पद बांट दिए गए थे, वो बीजेपी में होना जरा मुश्किल है। तो वो कवायद है कि कितने सिंधिया के लोग संगठन में एडजस्ट किए जाएं और कितने मंत्रिमंडल में, उसी को लेकर लगातार बातचीत चल रही। चूंकि दिल्ली हाईकमान बीजेपी का वो वेस्ट बंगाल और अन्य उनमें व्यस्त है, इस कारण बहुत ज़्यादा तेजी से चीज़ें दौड़ नहीं पा रही हैं। सिंधिया जरूर पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि उन पदों को जो है हासिल कर लिया जाए जिन पदों को लेकर पहले वार्ता हुई थी और जिन पर जो है लगभग मोहर लगी थी। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ तक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट जी की बात है, तो उन्होंने लंबे समय तक अकेले मंत्री पद का भी उपयोग किया है। उनके खाते में वो एक्स्ट्रा 6 महीने आते भी हैं, या उससे थोड़े कम होंगे क्योंकि बीच में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। तो ये भी जो है एक बड़ा वो है कुल मिलाकर। लेकिन सिंधिया लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके लोगों को उनकी जो इच्छा है उसके अनुरूप मिल जाए। लेकिन बीजेपी, मैंने बोला कि बीजेपी बहुत कांग्रेस की प्रवृत्ति को पहले दूर करने की कोशिश करेगी और वो थकाऊ कार्यक्रम जो है बीजेपी चला रही है। रजनीश जी, थकाऊ शब्द जो है सुनकर भले ही आप मुस्कुराएं, लेकिन बीजेपी की अपनी एक शैली ज़रूर है, और ये शैली भिन्न शैली है राजनीति की। और इस शैली में जब कोई बहुत उम्मीद लेकर जाता है, वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, तो उसको एक बड़ा सधा हुआ उत्तर मिलता है। बीजेपी के कार्यकर्ता आप बने हैं, अब ये विचारण कर लीजिए कि संगठन गढ़े चलो आपको करना है, या फिर छोटी छोटी लिप्साओं में उलझ कर कार्यकर्ता धर्म, राष्ट्र धर्म और संगठन के धर्म को पीछे छोड़ना है। अब ये जो समझ ले उसका तो भला है, जो ना समझे उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है।
और जो साथी उम्मीदें लेकर अभी आए हैं, मेहमान तो नहीं हैं, घुल मिल रहे हैं, उनके लिए इस तरह की चीज़ें थोड़ा शुरू में कठिनाई होगी जब उनको एक बहुत सधा हुआ उत्तर मिलेगा, जिसको हमारे राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार साथी थकाऊ और पकाऊ नीति बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी 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 देखिए, मैं आपकी शैली में कहें तो कार्यकर्ताओं को विचार तो करना होगा जी कि आखिर उनको करना क्या है। जी जी और जब अगर संगठन तय करे तो उस पर आगे बढ़ना होगा। जी संगठन ने जो तय किया उसको करना है। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। हाँ। जैसे सेना में कमांडर ने तय किया, जवान को वो करना है। जहां निर्णय की बात जी। आएगी, सामूहिक निर्णय भी होते हैं। बिल्कुल, इस बिल्कुल। पूरी निर्णय प्रक्रिया में जी, पूरी जी। निर्णय प्रक्रिया में सिंधिया जी की भागीदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है। इस पूरी जी। चिंतन प्रक्रिया में सिंधिया जी की भागीदारी नहीं होती, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के मित्र दोनों प्रकार के आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं कि सिंधिया जी का प्रभाव के कारण वहां इस प्रकार का परिणाम देखने को मिल रहा है, कभी कहते हैं कि उनके साथ में व्यवहार ठीक नहीं हो रहा। तो वो तो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन हमारे यहाँ सिंधिया जी से लेकर तमाम जो मित्रगण आए हैं, विधायक गण आए हैं, वो प्रसन्न हैं, उनका भाव प्रसन्न है। परिवार में, परिवार यानी केवल पार्टी परिवार नहीं, मैं अपना बायोलॉजिकल परिवार की बात कर रहा हूं। उन परिवारों में आना जाना, मिलना, बातचीत, व्यवहार, ये चल रहा है। यानी सामान्य घटना नहीं है। मैं कई बार आपके चैनल पर कहता हूं कि ये शोध और अध्ययन का विषय है राजनीतिक दृष्टि से। और वही सिंधिया जी आते हैं तो जिलाध्यक्ष जी के घर जाना, बाकी का दूसरे कार्यकर्ताओं से मिलना, संवाद करना, सहज संवाद करना, प्रशिक्षण वर्ग में जाने वाले हैं। तो ये देखिए, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, ये स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। इसमें कहीं अलग बात नहीं, हमारी रीति पद्धति यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपने बहुत साफ गोई से और बहुत ईमानदारी से सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा देश वैसा भेष, और जिस आप दल में आए हैं उसकी रीति नीति को जितना समझ लें, और जिस पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, वो पार्टी ये बताती आई है बहुत ताकत से कि वो व्यक्तित्व परक पार्टी की सोच में डूबती और उतरती नहीं है। हाँ, कई बार आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि इस समय किसी एक नेता के व्यक्तित्व में ये पार्टी जो है पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन एक झटका लगता है फिर, और ये समझ में आता है कि नहीं, पार्टी बड़ी है, देश बड़ा है, संगठन बड़ा है, और ये बताने वाले लोग बहुत निर्मोही भाव से ऐसी मूर्तियों को कि अब आपकी उपयोगिता समाप्त है, अब आप जरा किनारे चले चलिए, ये भी दर्शन बीजेपी का है, और ये बड़ा गंभीर दर्शन है। नए मित्रों को समझना होगा कि वृंदावन में यदि रहना है तो राधे राधे तो कहना है। आपके यहाँ राधे राधे नहीं है, आपके यहाँ बड़ा एक खुला स्वरूप है, जिसको कहा जाता है कि नहीं है तो आप अस्तित्व पर भी सवाल उठा सकते हैं, बड़े बड़े प्रश्न भी खड़े कर सकते हैं। और इतने प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं योगेश जी आपके यहाँ कि मुझे लगता है कि अब प्रश्न खड़े करने से भी थक गए हैं आपके नेता और कार्यकर्ता। अब तो सब परिणाम चाह रहे हैं कि भैया जो भी हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, चाहे आला कमान हो या मध्य प्रदेश का आला कमान हो। अब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर जल्दी फैसला हमको चाहिए। क्या कहें? देखिए, ये बात निश्चय है कि कांग्रेस की तरफ से बहुत ही शीघ्र फैसले आने वाले हैं, और ये बातें बहुत सारे प्रचारित में नहीं है, लेकिन इसके संकेत मिल चुके हैं कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस के जो फैसले जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा संभावित हैं वो लिए जाएंगे। जहाँ तक मैं राधे राधे की बात कहना चाहूँगा, तो कांग्रेस के सामने हमेशा एक चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी यही खड़ी रहती थी कि हम में सामूहिकता है, हम में एक निर्णय है। लेकिन आज तो स्पष्ट नज़र आ रहा है, जैसे कि शक्कर दूध में घुल जाती है तो शक्कर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे दूध का ही अस्तित्व रहता है कि दूध मीठा है या कैसा है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि दूध में कहीं ना कहीं से नींबू डाला जा रहा है। सिंधिया भाजपा अलग नज़र आ रही है। ये बार बार के दौरे, घोषित दौरे, सिंधिया जी आ रहे हैं, 26 को आएंगे, शिवराज सिंह जी से चर्चा करेंगे, ये कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता है कि सिंधिया भाजपा एक अलग भाजपा, शिवराज सिंह जी की भाजपा एक अलग भाजपा, वी.डी. शर्मा जी का अपना एक अलग अस्तित्व और अपने विचार और बयान, तो ये कहीं ना कहीं से जो आप सामूहिकता की बात कहते थे, जो आप एक भारतीय जनता, एक मत की भारतीय जनता पार्टी और राधे राधे कहना होगा, तो
कहीं ना कहीं से संशयवादी दृष्टिकोण तो आपका स्पष्ट है रजनीश जी। आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि राधे राधे कहने में कांग्रेस के गए हुए आयातित लोग अपने आप में संकोच महसूस कर रहे हैं, या वो उतने शक्कर की तरह घुल नहीं पा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके का मेल मिलाप होना चाहिए, जिसको आप कह रहे हैं कि हमने समाहित कर लिया, ये एक बना लिया, ये अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। 26 के बाद और क्या पता क्या होगा, फिर आएंगे सिंधिया जी, फिर कई दबाव बनाएंगे। नहीं, मैं केवल दो एक बात लोगों कहना का चाहूंगा दो लोगों कि का दूध रजनीश की जी, मिठास। एक मिनट बात पूरी हाँ। हो जाए इनकी, योगेश जी की। रजनीश जी, देखिए, आपके पास पूरा आपके मौका है। जी। दो विभाग है जो महत्वपूर्ण विभाग है, जिनका शपथ तो बहुत जल्दी लग रही थी, तुलसी सिलावट जी का और गोविंद जी राजपूत का। तो कहीं ना कहीं से ये बातें सामने आती हैं। संगठन की लेत लतीफी भी इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, दूध के अंदर नींबू पड़ चुका है। क्या कहेंगे रजनीश जी, संक्षेप में, वक्त बहुत कम है मेरे पास। जी जी जी। देखिए, मुझे एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस अगर अपने चश्मा लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या संगठन को देखेगी तो आकलन नहीं कर पाएगी। दूध की मिठास को, ये दूध के जो हकदार हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सरकार निश्चित तौर पर उन मित्रों के कारण बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है। उन्होंने बड़ा त्याग किया है, हमें स्वीकार है। उनका बड़ा स्थान है, हमें स्वीकार है। और ये सहिष्णुता हमारे अंदर भी चाहिए, हमारे नेतृत्व के भीतर, हमारे कार्यकर्ताओं के भीतर। और वो दिखाई है बूथ के कार्यकर्ता ने भी। केवल केंद्र ने निर्णय कर लिया, राज्य के नेतृत्व ने निर्णय कर लिया, ऐसा नहीं है। 50-50, 60-60 हजार की जीत यूं ही नहीं हो जाया करती। इसलिए ये दूध, नींबू, मिठास, मुझे लगता है कि चश्मा उतारिए, फिर आकलन करिए। राजनीतिक आकलन करेंगे तो मुझे लगता है विपक्ष के नाते भी अपनी भूमिका सिद्ध कर पाएंगे। बहुत कम समय। सुशील जी, छोटी सी टिप्पणी। देखिए, दो चीज़ें मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस के ये मित्र जो हैं, केदार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक जैसा धैर्य आत्मसात नहीं कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी में धैर्य बहुत रखना पड़ता है। और दूसरी देखिए, एक चीज़ और देखिए, इसमें दो लोग बहुत फायदे में रहे। दल उन्होंने भी बदला था, एक दिलीप जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, और दूसरे प्रद्युम्न लोधी। उनको तुरंत जो है वो पुरस्कार मिला, जो पुरस्कार के हकदार बाकी लोग हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा फजीयत तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की हो रही। स्वाभाविक है, वो सिंधिया के सबसे प्रबल समर्थक हैं और उनको अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। चलिए, हाथ तो लगेगा, देर सवेर लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी के लिए एक शेर मुझे हमेशा याद आता है कि यहाँ आप सब कुछ करिए लेकिन कोई गलती मत करिए। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। बलराज मधोक से लेकर बहुत लंबी श्रृंखला है बीजेपी में, और इसीलिए कुछ आलोचक या समीक्षक बहुत निर्मम होकर ये भी कहते हैं कि बीजेपी मूर्ति भंजकों की भी पार्टी है, जहाँ कोई मूर्ति अगर अपने नार्सिसस इफेक्ट को लेकर ये मानती है कि उससे मनमोहक अब कोई नहीं है, तो उसको बहुत जल्दी ये बता दिया जाता है पर्दे के पीछे से, जिसको हम कहते हैं अदृश्य मूल्यांकन करता है। और ये कौन मूल्यांकन करता है ये सब जानते हैं। और ये अदृश्य मूल्यांकन करता जो हैं, ये बहुत सक्षमता से, बहुत निर्ममता से भी, क्योंकि वो प्रेम करते हैं तो वो सिर्फ संगठनात्मक और दार्शनिक अवधारणा से प्रेम करते हैं, व्यक्ति के प्रेम में वो नहीं उलझते हैं। तो नए मित्रों को ये तो ध्यान रखना होगा जो बीजेपी का हिस्सा बने हैं, कि वो कोई गलती ना करें, कोई अधीरता ना दिखाएं और धैर्य ना खोएं। और धैर्य कांग्रेस को भी नहीं खोना है। नया नेतृत्व आता है तो उसके साथ चलना है, और पुरानी चीज़ों को छोड़ना है। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे कांग्रेस और बीजेपी एक नई कहानी, ये उम्मीद हम करते हैं। और 2021 की ऐसी ही शुरुआत हो कि रजनीश जी के चेहरे पर भी एक बड़ी खिली हुई मुस्कुराहट हो, और योगेश जी के चेहरे पर भी एक बड़ी शानदार मुस्कुराहट हो, और ये मुस्कुराहट बदलाव की हो, क्षमता और योग्यता को पहचान कर सम्मान मिलने की हो, और अपने भविष्य को साफ तौर पर आगे देखने की भी हो। क्योंकि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो परिश्रम और अध्यावसायी तो होता ही है, और जब वो देखता है कि एक निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ उसको एक मौका दिया गया है, तो वो पार्टी गुलाब की तरह और कमल की तरह खिल जाती है और अपने पूरे सौंदर्य के साथ सामने आती है। बहुत धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद सुशील जी, धन्यवाद रजनीश जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।